अप्रैल 2025 से कुछ महीना पहले की ये बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। वो बुजुर्ग महिला कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के एक एचएसआर लेआउट के पास एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा तो पूछा कि मैडम क्या बात है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। दरअसल ये जो थाना है ये एक पॉश इलाके में है और उस महिला को देखते ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी बड़े घर की महिला है। जैसे पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं तो ये महिला कहती है कि साहब, जो मेरा पति है उसके हाथ में हर वक्त घर में बंदूक होती है, जो कब वो मुझे और मेरी बेटी को मार देगा हम कुछ कह नहीं सकते। आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरे पति को यहाँ पर गिरफ्तार कर लीजिए। अब ये सब बातें जो है वहीं पर खड़े एक सिपाही जो था वो सुन रहा था। वो सिपाही अपने पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और जाकर धीरे से उसके कान में कहता है कि साहब को पता नहीं है, ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी है, जरा सोच समझकर ही बात कीजिएगा। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने ये बात सुनी उसके बाद वो बड़ी तसल्ली से बड़े आराम से उस महिला को कहता है कि मैडम आप चेयर पे बैठ जाइए। लेकिन अब वो महिला कहती है कि आप एफआईआर लिखोगे या नहीं लिखोगे। तब पुलिस वाले समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन मैडम के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार मैडम थाने के सामने जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो वहां से नहीं उठेगी। अब पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। हालांकि उस महिला को समझा बुझाकर किसी तरकीब से शांत कर दिया जाता है और वापस घर भेज दिया जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, अप्रैल का महीना आता है। आखिरकार एक कत्ल हो जाता है इस अप्रैल में, और जैसे ही कत्ल होता है तो आज इस महिला की और उसके पति की पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल क्यों हुआ, इस कत्ल के पीछे का मेन कारण क्या था। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन पहुंचता है और ये फोन पहुंचता है 20 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास। एचएसआर लेआउट स्थित यहाँ 3 मंजिला एक बिल्डिंग है। उस 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई है, आकर आप देख लीजिए साहब। और सूचना में यह भी बताया जाता है कि एक राक्षस को मार दिया गया है, एक राक्षस का वध कर दिया गया है। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना पहुंचती है, पुलिस कंट्रोल रूम ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वहां के अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि यह एक मकान है, वहां पर आपको जाना चाहिए क्योंकि वहां पर एक कत्ल हो गई है। अब पुलिस के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और जाने के बाद दरवाजा खुलवाया जाता है और दरवाजा खुलवाने के बाद देखते क्या है कि वाकई वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी जो कि चादर से लिपटी हुई थी, खून से लथपथ थी और पास ही में एक चाकू पड़ा हुआ था और साथ ही में एक बोतल भी वहां पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे उस चाकू और बोतल का मदद लेकर उसकी हत्या की गई है। जिसकी मौत हुई थी वो लगभग 68 साल के आसपास का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। अब इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लग जाती है। दरअसल बिहार प्रदेश का जिला चंपारण लगता है और चंपारण जिले का ही एक थाना लगता है पिपरासी, और पिपरासी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है परसोनी। दरअसल परसोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, ओम प्रकाश जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हासिल की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं और वहां से उच्च शिक्षा वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो तैयारी में जुट जाते हैं यूपीएससी की। साल 1981 की बात है। ओम प्रकाश जी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और फिर आईपीएस ऑफिसर चुन लिए जाते हैं। उनका कैडर मिलता है कर्नाटक कैडर। फिर ट्रेनिंग के बाद उनको बल्लारी जिले में एसपी के रूप में तैनात कर दिया जाता है और वो अपनी नौकरी वहां पे आराम से करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। इस दौरान उनकी शादी हो जाती है, एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। फिर 1 मार्च 2015 को इन्हें कर्नाटक प्रदेश का डीजीपी बना दिया जाता है और ये डीजीपी रहते हुए 31 मार्च 2017 को अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अब वहां पर जो लाश पड़ी हुई थी इसके बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि यह कर्नाटक प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी की ही लाश है।
अब इनकी लाश मिलने पर पूरे प्रदेश भर में, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से हर जगह ये जो खबर है वो फैल जाती है कि पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी गई है। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही थी तो प्राथमिक जांच में ये पता चलता है कि 20 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये अपने घर पर बैठे हुए थे और खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। इन्हें खाने में 2 तरह की मछलियां परोसी गई थी। अब ये आराम से इत्मीनान से खाना खा ही रहे थे कि इनकी पत्नी जो होती है वो उनके सामने बैठी हुई थी। तभी अचानक से इनकी पत्नी ने उनकी आंखों में मिर्ची का जो पाउडर था वो पाउडर को उनकी आंखों में झोंक देती है। जैसे ही आंखों में मिर्ची आती है, पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं और वो वहां से जल्दी से उठते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हैं। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो पहली जांच होती है पुलिस की तरफ से, उसमें यह पता चलता है कि जो पत्नी होती है, नाम उसका पल्लवी होता है और उनके हाथ में उस वक्त एक चाकू होता है और साथ ही एक बोतल का भी वो इस्तेमाल करती है। इसके बाद एक पत्नी ने अपने पति के गर्दन पर, पेट पर और सीने पर लगातार ताबड़तोड़ वार करती है। लगातार 12 बार वार किए जाते हैं और 12 वार के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही पूर्व डीजीपी वहां पर जमीन पर गिरते हैं, उनकी पत्नी जो होती है इत्मीनान से, तसल्ली से देखती रहती है कि वो जिंदा है या मर चुके हैं, सांसें चल रही है या थम चुकी है। बताया यह भी जाता है कि उस वक्त उनकी बेटी, जिसका नाम कृति होता है, वो भी मौके वारदात पर मौजूद थी। आखिरकार जब मां और बेटी ने ये पूरी तरीके से इत्मीनान कर लिया कि वो बिल्कुल मर चुके हैं, उनकी सांसें थम चुकी है, तब यहां से वो अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है और कमरे को अंदर से बंद भी कर लेती है। अब जब 1 आधे घंटे समय बीत जाते हैं, लगभग 4:30 बजे के आसपास ये दावा किया जा रहा है कि इसी घर से फोन कर पुलिस को सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि एक राक्षस का अंत कर दिया गया है। अब ये बात पूर्व डीजीपी रहे ओम प्रकाश, जिनकी कत्ल हुई है, उनके बेटे तक पहुंचती है। बेटे का नाम कार्तिक प्रकाश है, उम्र जिनकी 40 साल के आसपास है, जो कि डोमलूर स्थित एक कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में उस वक्त होते हैं। इनका ही एक पड़ोसी होता है जिनका नाम जय श्रीधरन होता है। उनका फोन पहुंचता है बेटे के पास और बताते हैं कि बेटा, आपके जो पापा हैं उनकी लाश आपके घर के सीढ़ियों के एकदम पास में पड़ी हुई है। जैसे ही बेटे ने ये खबर सुनी, बेटा दौड़ता हुआ अपने घर आता है और जाकर देखता है तो वाकई उसके पिता की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी। पुलिस वाले बेटा कार्तिक प्रकाश से पूछते हैं कि क्या आप कुछ बता सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, किसी पे आपको शक है तो उसका नाम बताइए। तब बेटा कहता है कि उनके घर में उनकी माँ और पापा के बीच कलेश रहा करता था। माँ अक्सर पापा पर शक करती थी और बहन भी कुछ न कुछ इस बात को लेकर परेशान करती ही रहती थी। पिछले 1 सप्ताह से तो स्थिति कुछ ज्यादा ही भयानक हो गई थी। यही कारण था कि पिताजी अपने बहन के घर, जिनका नाम सरिता होता है, उनके घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। उनके पापा को लग रहा था कि घर में असुरक्षा की भावना जो है वो पैदा हो रही है। पता नहीं कब उन पर उसकी पत्नी और बेटी मिलकर हमला कर दे, इसलिए पापा अपनी बहन के घर चले जाते हैं। लेकिन जो बेटी होती है, जिसका नाम कृति होता है, कृति अपने बुआ के घर जाती है और जाने के बाद पिताजी को जिद करके जैसे तैसे समझाकर अपने साथ वापस लेकर अपने घर आ जाती है। और जब अपने घर वापस लेके आती है तो इसके 2 दिन बाद 20 अप्रैल 2025 को ये घटनाक्रम जो है इसको अंजाम दे दिया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी में एक इंस्पेक्टर होते हैं श्रीनिवास। ये बताते हैं कि कुछ ही घंटे पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी से इनकी बातचीत हुई थी। फोन पर श्रीनिवास कहते हैं कि साहब मैं घर आना चाहता हूं। तो तभी ओम प्रकाश कहते हैं कि अभी घर मत आना, घर पर मैडम है, इसलिए कोई बातचीत भी नहीं हो पाएगी। तो इससे ही श्रीनिवास बताते हैं कि इनके घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। घर में एक तरीके से अजीब सा माहौल रहता था। डीजीपी साहब अपनी पत्नी की आदतों को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर थोड़ा परेशान भी रहते थे। यह भी बताया जाता है कि उनकी पत्नी जो है सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, उस बीमारी से ग्रसित थी और उनका इलाज काफी समय से चल रहा था और इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हो रहे थे। यदि हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो इस बीमारी के तकरीबन 3 लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला है मति भ्रम, जैसे कि ऐसी चीजें के बारे में देखना या सुनना जो वास्तविकता में बिल्कुल परे होती है। फिर अजीब तरह की आवाजें सुनना, देखना और महसूस करना, ये भी इसके लक्षण होते हैं।
इन्हें लगता था कि इनके पति बंदूक लेकर घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, पता नहीं कब उनको मौका मिले और कब उनकी वो हत्या कर दे। साथ ही मन में भ्रम की स्थिति पैदा होना, वास्तविकता से अलग ऐसी धारणाएं मन में उत्पन्न कर लेना कि जैसे कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण था कि उन्हें लगता था कि उनके पति जो है, जो पूर्व डीजीपी है, वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जो उनके ही अंडर में काम करने वाली जो कर्मचारी हैं, जो घर में मौजूद रहते हैं, वो भी किसी न किसी वक्त उसको नुकसान जो है पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस हत्याकांड से कुछ समय पहले की ये बात है। इनकी पत्नी सोशल मीडिया के अलग अलग मंच पर एक मैसेज प्रसारित करती है और उसमें कहती है कि जो उसका पति है, जो पूर्व डीजीपी है, वो उनकी बेटी को और साथ ही उनको खतरा पहुंचा सकता है, कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है। हालांकि फिलहाल बेटे की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पर मां और बेटी को यहां पर इस हत्याकांड के लिए फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही इस पूरे घटनाक्रम का जो खुलासा है पुलिस जो है जल्द से जल्द करेगी। लेकिन जिस तरीके से पूर्व डीजीपी की यहाँ पर हत्या की गई है, वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पर सोचने पर भी मजबूर किया जा रहा है। ये ऐसे वक्त में इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे बीच में दिया गया है जिस वक्त में मेरठ जैसे शहर में हत्या हो जाती है, हरियाणा में हत्या हो जाती है, औरैया में हत्या हो जाती है और हत्या करने वाली कोई और नहीं, पत्नी ही अपने पति की हत्या कर रही है हर जगह। इसलिए लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार अचानक से इन पत्नियों को हो क्या गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।